नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम देखिए इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया जीके का सेक्शन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया जीके के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। क्वेश्चन नंबर 141 से फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन। तो ये जो पूरा प्रशस्त्री इनके जो अवशेष थे ये कहाँ पर मिले थे, तो पूरा प्रशस्त्री के जो अभिलेख थे वो कहाँ पर मिले थे। इसको आप पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं, पैलियोलिथिक एज को। तो ये मिले थे आपके बेल्लारी में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बेल्लारी में मिले थे। तो बेल्लारी पहले पड़ता कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेल्लारी सिटी जो है ये कर्नाटका में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटका में पड़ती है। अब कर्नाटका में ये पड़ती है तो जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में जो था वो अलग अलग पीरियड रहे। जो पाषाण काल, स्टोन एज यानी कि स्टोन एज को लेकर पैलियोलिथिक एज सबसे पहले आया। पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल। उसके बाद मेसोलिथिक एज आया, मध्य पाषाण काल। उसके बाद नियोलिथिक एज आया, नव पाषाण काल। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से अलग अलग स्टेजेस जो था वो आती गई। बाकी देखो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली टिक कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ही पढ़ने की जरूरत है। आगे 142 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं बोथ महावीर एंड बुद्धा प्रीच्ड देयर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो महावीर और बुद्ध दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट का प्रचार जो किया था वो किसके कार्यकाल के दौरान किया था? तो इन्होंने जो अपना प्रचार किया था वो बिंबिसार के कार्यकाल के दौरान किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बिंबिसार के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स का जो था वो प्रचार किया था। तो बिंबिसार के बारे में भी जानना थोड़ा सा आपको ज़रूरी है। हर्यक वंश आपने पढ़ा होगा। हर्यक वंश जो था इसके जो संस्थापक थे या फिर इसके जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो बिंबिसार ही हुए। अब बिंबिसार इसके सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी? तो आरंभिक तौर पर इसकी राजधानी जो था वो राजगृह में, आप कह सकते हैं राजगृह में थी। और बिंबिसार जो था ये बुद्ध धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया था। अजात शत्रु के बाद उज्जैन आया था। तो ये अलग अलग शासक जो था वो उसके बाद आते रहे। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध का शासक कौन था, मगध की राजधानी कहाँ पर थी, तो बिंबिसार मगध का भी शासक था। और मगध की जो राजधानी जो थी वो राजगृह में हुआ करती थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अजातशत्रु भी इसी के कार्यकाल इसी के बाद आया था। अजातशत्रु और उज्जैन जो था वो उस अजातशत्रु के बाद में आया था। ये बेसिक्स आपने यहाँ से जान लिया और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो तो आपको पता चल गया। आगे 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच मुगल रूलर वॉज द मोस्ट सेक्युलर इन आउटलुक। तो कौन सा मुगल शासक ऐसा था जो सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था? तो मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट वीक एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पेपर क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। सबसे जो धार्मिक हो सकता है वो कौन हो सकता है? धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा कार्य अकबर के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अकबर ने क्या ऐसा कार्य किया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं ध्यान रहा है तो उसके बारे में बताऊं। अकबर ने जो था वो इब्दाद खाने की जो था वो निर्माण करवाया था। अब इब्दाद खाने में होता क्या था? इब्दाद खाने में धर्मशास्त्री जो होते थे, धर्मों से रिलेटेड, वो बैठते थे और अलग अलग विषयों के ऊपर जो था वाद विवाद किया करते थे। ये फतेहपुर सिकरी में इसने बनवाया था। 1875 के आसपास की ये बात है। इसको प्रार्थना भवन के नाम से भी जाना जाता है। और इब्दाद खाने में जो था जो आमंत्रित धर्माचार्य थे उनमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी, ईसाई ये सभी जो था वो इंक्लूड थे। इसके अलावा दीन इलाही के बारे में भी आपको पता है। अकबर ने जो था वो सभी धर्मों के बीच में जो था वो एकता बनाने के लिए एक दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने जो था वो 1582 में की थी। तो ये धर्म को लेकर अकबर ने काफ़ी अच्छा कार्य जो था वो किया था। अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या होता था, जो जाजिया कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ये तीर्थ यात्रा पर जाजिया कर लगाया जाता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अकबर के दौरान नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के कार्यकाल में नवरत्न हुए। नवरत्नों में कौन कौन से आए? उसमें एक तो अबुल फजल आया, फैजी आया, बिरबल आया, तानसेन आया, अब्दुल रहीम खान आया, टोडरमल आया, हकीम हुमायूं आया, राजा मान सिंह आया, मुल्ला दो प्याजा आया। ये 9 रत्न जो था वो अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। तो 9 रत्नों का भी आपने ध्यान रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो भी अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1526 में जो था वो पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं महात्मा गांधी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग। तो ये क्वेश्चन देखो अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, परंतु बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने पहले तो नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई का नारा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो वो महात्मा गांधी ने दिया था। अब बोलते हैं किस मूवमेंट के दौरान दिया गया था। गांधीयन जीके जब गांधीयन के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसफी के बारे में, तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एनटी के लिए। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस दौरान जो था वो गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अगर बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो हुई कब थी, कौन सा टाइम था ये, कौन सा ईयर था, तो 1942 में जो था ये हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में जो था वो स्वीकार किया गया था। और इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये कौन से ईयर की बात है। खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 के अराउंड का टाइम है, 1919 के अराउंड का टाइम है। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिया गया है, यानी कि असहयोग आंदोलन की बात की गई है। तो ये 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था। और जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो उसके बाद जो था वो गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी एग्जैक्टली, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 1922 में एग्जैक्टली 5 फरवरी 1922 को जो था ये चौरी चौरा की घटना हुई थी। दांडी मार्च यहाँ पर दिया गया है, तो दांडी मार्च भी आपको पता होना चाहिए कि कब चला था। अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च जो था वो 1930 में चला था। कब से लेकर कब तक, 12 मार्च 1930 से लेकर ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये दांडी मार्च के बारे में भी याद रखिए। ये 4 ही चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए। पढ़ी तो आपने सभी ने है, परंतु रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवाइज ना करें तो भूल जाती हैं चीज़ें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेट में एक आध ईयर का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बस वही दूर करना है। आगे पॉलिटी का क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले आप बताइए मुझे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ जो है वो पार्ट 4 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इनमें से बोलते हैं कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड की बात की गई है, नहीं है जब बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक टेम्पर को विकसित करना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता है। तो फिर ये किस में आता है, तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये आता है, थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप जान लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसके साथ कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, पार्ट 4 और ए साथ में लगेगा। पार्ट 4 जो है वो डील करता है किसके साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। इसके अलावा देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो अलग अलग आर्टिकल आते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 40 जो है, 40 नंबर आर्टिकल जो है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के साथ। आर्टिकल नंबर 39A जो है वो डील करता है इक्वल जस्टिस फॉर इक्वल एड। ये जो है आर्टिकल नंबर 39A जो है वो डील करता है। आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यूनियन सिविल कोड फॉर द सिटीजन की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 48 जो है वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल नंबर 51 जो है वो डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 51। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मोस्टली पूछे गए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में किसी में पूछ ले जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। 147 क्वेश्चन में बोलते हैं द रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट इन राज्यसभा इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो राज्यसभा की हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो हिमाचल में कितनी हैं, हिमाचल में 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। अब ये किस बेसिस पर जो है वो सीटों का आवंटन किया जाता है, ये किया जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अभी देखो डिलिमिटेशन कमीशन की बात चली थी कि डिलिमिटेशन जो है वो करवानी चाहिए, जिससे इलेक्शन की बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड की जाती हैं। जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराई गई तो इंडिया में भी बात चली कि इंडिया में जो डिलिमिटेशन कराएगी उससे क्या होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, उन स्टेट्स में क्या था, पहले पॉपुलेशन कुछ और थी, अब कम हो गई है, तो उन स्टेट्स को जो है यहाँ से नुकसान हो सकता है। तो वो स्टेट यहाँ से ऑब्जेक्शन थोड़ी सी कर सकते हैं कि भाई देखो अब हमारी क्या गलती है जब पॉपुलेशन कम हो गई, तो हमें तो कम रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा में अब मिल रही है। तो ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर डिबेट चली हुई थी, इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो,
परंतु अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं एग्ज़ाम में। जो आप कहते हैं ना कि तुक्का लगता है, वो तुक्का लगाने में ऐसे ही जो है वो हेल्प मिलती है जब आपको सही आंसर पता नहीं होता है। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन का आंसर एक और आपसे पूछ लेता हूँ। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश से जो है वो किसे राज्यसभा में नियुक्त किया गया है, किसे राज्यसभा में इलेक्ट किया गया है। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा से, जहाँ पर 3 सीटें थी, एक सीट अभी रिसेंटली भरी गई है, तो उसके उनका नाम बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। अगर देखो इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, खाली पड़ जाता है किसी भी कारणवश, तो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। तो वो विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर अंदर जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट को नियुक्त करना होता है। अभी देखिएगा हिमाचल जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं तो उनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं कि अगले जो प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया जाएगा, और जल्दी ही बना दिया जाएगा। इन जब प्रेसिडेंट जो है अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट खत्म करते हैं ना, तो उसके बाद जल्दी ही नया प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट भी कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट किए जाएंगे तो उनकी शपथ जो है वो कौन कंप्लीट करवाएगा, उनको कौन जो है वो इलेक्ट करेगा, क्या वो खुद से चुनकर आ जाएंगे या फिर कौन प्रेसिडेंट के लिए जो है वो खड़ा हो सकता है इन इलेक्शंस के लिए। तो देखो पहले बात करते हैं कि इनको चुनेगा कौन, ये कैसे चुनकर आएंगे। तो ये तो इनमें इनका जो इलेक्शन होगा इसमें कौन कौन भाग लेगा, इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा और लोकसभा के। इलेक्टेड मेंबर होंगे जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, फिर अलग अलग स्टेट्स की इलेक्टेड मेंबर्स होंगे विधानसभा से। और दिल्ली और जो आपका पुडुचेरी है वहाँ से भी जो है वो इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो ये लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे। अब क्या आप भी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट के लिए पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ऑब्वियसली आप होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा 35 ईयर्स की एज जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अभी 35 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 35 की एज जब कंप्लीट नहीं होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। 35 की एज कंप्लीट करना ज़रूरी है। और आप इतने एलिजिबल भी होने चाहिए कि आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी आप जो है वो उनकी कंडीशंस को फुलफिल करते हो, लोकसभा के लिए जो होती है। तो ये छोटी छोटी कंडीशन रखी गई हैं। अब इनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा, इनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो इनकी शपथ जो है वो दिलवाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट की शपथ जो है वो कंप्लीट करवाता है, शपथ जो है वो प्रेसिडेंट को दिलवाते हैं। और प्रेसिडेंट जब अपॉइंट किया जाता है तो वो 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स के लिए जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वो भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने जनवरी और फरवरी महीना तो कवर कर लिया था, आज हम मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो निकाला गया है। अब ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो है वो निकाला गया है मार्च महीने में, मार्च 2022 में, इसमें गुजरात ने जो है वो टॉप किया है। अब गुजरात ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किया है। ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स किसने निकलवाया, ये इंडेक्स जो है वो किसने निकाला, ये नीति आयोग के द्वारा जो था वो निकाला गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। और पहला स्थान रहा गुजरात का, गुजरात के बाद दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान रहा आपका कर्नाटका का। तो ये आपने टॉप के स्थान याद रखने हैं कि किस किस का रहा। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आपका जो है वो ये है कि इंडियन क्रिकेटर ऐसी महिला इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 250 ODI विकेट जो है वो ली हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर है एक जिनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने क्या किया है, ये जो है ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिसने 250 विकेट्स जो हैं वो ली हैं महिला ODI में। ये आपने ध्यान रखना है। तो झूलन गोस्वामी और 250 ODI विकेट से आप ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चंस को जो है वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है यहाँ से। अब बाकी देखो डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको बता देता हूँ मार्च महीने के, और इनकी थीम बता देता हूँ। तो मार्च महीने में जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो था वो मनाया गया मार्च 21 को। मार्च 21 को जब ये मनाया गया तो उसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये ध्यान रखना है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इसकी थीम थी।
इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे जो था ये मार्च 22 को मनाया गया। वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये ध्यान रखना है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी थीम थी। और देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने अभी भी अगर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस हम नहीं कर सकते हर एक वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर आपका भी टाइम वेस्ट होता है। अब कुछ लोगों के काम की होगी, कुछ के नहीं होगी, तो उससे बेटर है कि टेलीग्राम पर वो चीज़ डाल दी। टेलीग्राम पर आपको क्विज़ भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के क्विज़ मिल जाएंगे, जहाँ से आप क्विज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से काफ़ी हेल्प आपको मिलती रहती है। इस तरह से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।